Hello student, welcome back to our new video on JEE काका जी फाउंडेशन चैनल। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तवीब सिद्दीकी फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और इस बार हम फिर अगेन एक नया चैप्टर 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर का रिवीजन से फ़ायदा क्या होगा आपको? सर हम ऑलरेडी आपको इस सीरीज़ के बारे में बता चुके हैं कि इस सीरीज़ में हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं या ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ रखा है। नाउ दे आर कमिंग बैक कि हम उस चैप्टर को 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में कैसे रिवाइज करें ताकि हम उसके रिवीजन के बाद वापस से जाके पीवाईक्यूज या उसके बेस्ड प्रॉब्लम को हिट कर सके। तो अगर आप चैप्टर को रिवाइज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो तो ये वीडियोस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर जरूर देखिए। 10 से 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। आज हम नया जो चैप्टर लेके आए हैं उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का ये चैप्टर है और अलजेब्रा में अलजेब्रा यूनिट के अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड एपी मिलके एक चैप्टर, 3 चैप्टर मिलके एक यूनिट बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से बहुत ज्यादा आने के चांस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है लेकिन कंपैरेटिवली चैप्टर बड़ा आसान है। हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसमें ऑब्वियस ही बात है ए जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? तो क्वाड्रेटिक को होने के लिए एक्स स्क्वायर का होना अति आवश्यक है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। एक्स स्क्वायर के अलावा अगर बी एक्स और सी नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक तब भी रहेगी। अगर ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, और अच्छे से ये समझ लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स होंगे और उस रूट्स को निकालने के, यानी इस x की वैल्यू को निकालने के दो तरीके होते हैं। एक फैक्टराइजेशन वाला तरीका होता है जिसको बचपन में आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से जानते थे, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है और जस्ट उससे आपको सॉल्व कर लेना है। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जानते थे और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसका नाम है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a वेयर बी ए एंड डी सब ए बी सी से रिलेटेड है। इसमें जो डी है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसका नाम होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी से हमारा नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होता है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं, और डी अगर इक्वल्स टू 0 है तो आपका इक्वल रूट्स आ जाता है, और अगर d लेस देन 0 है तो आपका नो रियल रूट्स आ जाते हैं। यानी उस क्वाड्रेटिक के कोई भी रूट्स नहीं होंगे, रूट्स ही नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो ये चीजें कुछ बेसिक बेसिक है, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली भी आ सकती है और इनडायरेक्ट वे में ये आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। हम जल्दी से कुछ कुछ क्वेश्चंस को हिट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर सिंक्रोनाइज फॉर्म में अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है उसमें ये बोला जाता है कि सर क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करिए, क्या ये क्वाड्रेटिक हो भी सकती है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का होना अति आवश्यक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इस x माइनस 2 का होल स्क्वायर को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, बिल्कुल है सर, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इधर हम देखेंगे तो ये x और x मल्टीप्लाइड होके एक्स स्क्वायर और ये x प्लस इंटू 1 और ये 8, और सर यहाँ पे ये x और ये x मल्टीप्लाई होके वापस से एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2x एंड माइनस 4 बन रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। राइट, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा सर, मल्टीप्लाइड होने के बाद ये प्लस 3 आएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर जाके एक एक्स स्क्वायर को कम कर देगा और नेट आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 रहेगा। ये क्वाड्रेटिक है सर, बिल्कुल है। देखो क्वाड्रेटिक होना अलग चीज है, उसके सॉल्यूशन होना बिल्कुल अलग चीज है। सॉल्यूशन तो नेचर ऑफ रूट्स का पार्ट है जो डिस्क्रिमिनेंट पे डिसाइड करते हैं, डी। क्वाड्रेटिक को होना बिल्कुल अलग चीज है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये किससे डिसाइड होता है, ये एक्स स्क्वायर से डिसाइड होता है। एक्स स्क्वायर का होना अति आवश्यक है सर। इसको अगर हमने एक्सपैंड किया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है सर, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की, a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी है सर,
और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल होकर अगेन एक्स स्क्वायर को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक, तो एक ऑप्शन सही होगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक्स स्क्वायर का होना अति आवश्यक है। दूसरा, जो पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको हमें पहले से पता है कि जो क्वाड्रेटिक होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं कि उसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ दी रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपका हमेशा माइनस बी अपॉन ए होगा। तो हमसे ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा जो पॉलिनोमियल लिंक्ड होता है। इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट एज 3। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी आपका -3 है और ए आपका 2 है, तो ये +3/2 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम ऑफ द रूट्स आ रहा है -3 अपॉन ए, तो ये आपका +3 आ रहा है। तो ये सम ऑफ द रूट्स हो 3 को कर रहा है, तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स के सम 3 होंगे। ये सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे आपको पॉलिनोमियल से लिंक करके आता है। नेक्स्ट कैटेगरी आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होता है और एग्जाम में ही आपको बता दिया जाता है कि सर इस क्वाड्रेटिक के अंदर आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करना है, तो हम उसी तरीके को लेके आते हैं। तो देखो 2x² - 5x + 3 = 0 है। अगर हम देखें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 8 से हम पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है यानी 2a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर्स को निकाल लेंगे। 2 3 = 6 और 3 1 = अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हमें 5 को इस -5 को स्प्लिट करना है। यानी ऐसे दो नंबर सोचने हैं 2 और 3 से जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें -5 मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है -2 और -3 ही ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है। एंड -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके +6 भी मिल रहा है। तो ये स्प्लिट कर दिया हमने, इस मिडिल टर्म को क्या किया है, स्प्लिट। अब देखेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन निकल रहा है और वो क्या निकल रहा है, अगर आप फर्स्ट 2 टर्म को देखेंगे तो 2x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x - 1 एंड लास्ट 2 टर्म से 3 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x - 1। इन दोनों टर्म से x - 1 को कॉमन निकाल सकते हैं आप और अंदर बच जाएगा आपका 2x - 3 = 0। तो ये बन जाएगा x = 1 और x = 3/2। तो 1 और 3/2 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। दूसरी कैटेगरी में जब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये ढूंढना पड़ता है कि नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर बताइए कि इसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे, यानी क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो कि ये लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3 है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू 3 है। तो d जो हो जाएगा उसका हो जाएगा b² - 4ac। तो b² कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर एंड -4 × a × c। तो ये बन जाएगा आपका 16 - 4 2 8 3 24। तो ये -8 आ जाएगा जो कि <0 है। अगर d <0 होता है तो उसका नेचर ऑफ रूट्स नो रियल रूट्स की तरफ जाता है, यानी ये पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये हो जाएगा नो रियल रूट्स, इसके सर कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ये कैटेगरी का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं बच्चों, याद रखना, अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करना, दूसरा इसको सॉल्व करना किसी भी मेथड से, और तीसरा इसमें नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें अभी हम इस क्वेश्चन पे आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, और उस क्वेश्चन का नाम है जिसमें हमें k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। यानी अगर वो क्वेश्चन में दे देगा कि इसके इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं, और उसके बेसिस पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, अगर हम इसकी a की वैल्यू देखें तो 2 है, b की वैल्यू देखें तो -k है और c की वैल्यू देखें तो +k है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि k की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे इक्वल रूट्स निकले। तो हम पता है कि d को = 0 करने से इक्वल रूट्स आएंगे, तो b² - 4ac को = 0 करेंगे तो इक्वल रूट्स आ जाएगा। तो b कितना है यहाँ पे -k का होल स्क्वायर, और 4a कितना है यहाँ पे +2, और c कितना है यहाँ पे +k = 0। तो ये हो जाएगा k² - 8k = 0 एंड k यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो वैल्यू k की आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो k कॉमन निकलेगा तो k 0 भी आ जाएगा, k 8 भी आ जाएगा। तो 0 और 8 ऐसी वैल्यूज हैं k की जहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स बनने वाले हैं। तो ये फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन बन जाते हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है। यहां से देखो इस तरह के क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम क्रिटिकली लेते जा रहे हैं ना, आपको अपनी प्रैक्टिस शीट में उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसी कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हिट हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। इसके बाद
हम वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे भी आपको बस ये देखना होता है कि मैथमेटिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो कुछ एक दो वर्ड प्रॉब्लम हम लेंगे, जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम जो बच्चों को बड़ा परेशान करती है और वो होती है आपकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केस में सबसे पहले आप स्ट्रीम को समझ लो। देखो क्या होता है कि सपोज को एक झरना है, एक वाटरफॉल है, एक स्ट्रीम है और एक बोट है हमारी, और वो बोट हमारी ऊपर से नीचे आ रही है। मान लेते हैं कि बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है या y मीटर पर सेकंड है, वॉट एवर यू थिंक। और इसके साथ साथ एक स्ट्रीम भी है। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का झरना है, उसकी भी स्पीड है कुछ, लेटर सपोज वो x है, ठीक है। तो ऐसे केस को जब बोट स्ट्रीम यानी नीचे आ रही हो, ऊपर से नीचे आ रही हो, तो ऐसे केस को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं बच्चों। और इस पर्टिकुलर केस में आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है, देखो स्ट्रीम भी बह रही है, पानी भी बह रहा है, पानी का बहाव हो रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों चीज ऐड ऑन हो जाएंगी। ऐड ऑन का मतलब होता है कि दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। आप बाइक चला रहे हो और पीछे से हवा आ रही है तो आपकी गाड़ी तेज चलने लगेगी, क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, दोनों ऐड ऑन हो गई है। तो जो नेट स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में वो हो जाएगी y प्लस एक्स, यानी बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है। और इसी तरह अगर हम अप स्ट्रीम के बारे में बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या होगा बच्चों? अप स्ट्रीम में कुछ नहीं होगा, जो बोट होगी वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो स्ट्रीम है आपकी यानी जो पानी का झरना है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको इसके पर्टिकुलर केस को अपन कहते हैं अप स्ट्रीम। यानी इसमें क्या होगा कि आपकी बोट ऊपर जा रही है और पानी नीचे आ रहा है, तो बोट को रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा पानी का, तो नेट स्पीड कम करेगा। और नेट स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे अप स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में नेट की स्पीड हो जाएगी y माइनस एक्स, क्योंकि ऑब्वियस बात है बोट की ज्यादा होनी चाहिए तभी वो ऊपर चढ़ पाएगी, राइट। तो स्ट्रीम की वेलोसिटी या स्पीड इसमें से घट जाएगी इसमें। और दूसरा जो केस इसमें आपको याद रखना होता है वो ये होता है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपने पढ़ रखा होगा बचपन से, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में बस ये तीन चीजें याद रखनी होती हैं और ये क्वेश्चन अच्छे से हिट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं कि ये मोटर बोट हुज स्पीड इज, तो यहाँ पे y दे रखा है ऑलरेडी हमें कि मोटर बोट जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और वो 1 घंटा, इट टेक्स 1 आवर मोर देन टू गो अप 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। यानी अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी बच्चों अगर हम ये कहें कि अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम से कितना ज्यादा लग रहा है? 1 घंटा। बस ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चंस की कुछ क्रिटिकलिटी होती है, कुछ हिट करने की क्रिटिकलिटी होती है बच्चों, जिसको जरूर जरूर समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो आपने हिट कर दिया तो क्वेश्चन वहीं आपका सॉल्व हो जाता है। ये चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सीखनी होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम इंग्लिश में लिखी होती है, उसका मैथमेटिकल ट्रांसलेशन आपको क्वेश्चंस के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर उतारना होता है। ये वो क्रिटिकल स्टेटमेंट है कि अगर आपकी जो बोट है अप स्ट्रीम में जितना टाइम ले रही है वो डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा ले रही है। यहां पे लिखा हुआ 1 आवर मोर, अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा ले रही है। यानी अप स्ट्रीम अगर डाउन स्ट्रीम में 3 घंटा ले रही है तो अप स्ट्रीम में 4 घंटा ले रही है। यानी डाउन स्ट्रीम के टाइम में अगर 1 घंटा ऐड करोगे तो आपको अप स्ट्रीम का टाइम मिलेगा। और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस दोनों में 24 किलोमीटर है। डिस्टेंस दोनों में ही कितना है? 24 किलोमीटर। तो 24 और स्पीड कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम में हो जाएगी 18 माइनस एक्स। स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 माइनस एक्स अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो वही रहेगा 24 और स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 प्लस एक्स। और ये आपका +1, ये आपका कितना आ जाएगा? +1। ये तो आपको पहले ही बता दिया है। अब इसी को सॉल्व करने का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करते ही आपको स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बोट मिल जाएगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया था आपके सामने, टी अप इज इक्वल्स टू टी डाउन प्लस 1 आवर। तो टी अप माइनस टी डाउन इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से ये अप स्ट्रीम का टाइम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट, इनका डिफरेंस 1 आवर का है। ये सारा प्रोसेस आपका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का है। ये आपको बहुत अच्छे से और समझ में आना चाहिए। अगर बाई चांस इसमें डिफिकल्टी हो रही है, इसीलिए मैं सॉल्व करके लाया हूं ताकि हम इस टाइप को क्लियर कर लें। ये 24 है, क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा and then you have to open the bracket, you have to multiply the denominators and then you have to cross multiply and solve। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किसे किया है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये बेटर तरीका होता है।
वर्ड प्रॉब्लम में जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करिए, क्योंकि जनरली आपको मिडिल टर्म के फैक्टर्स मिल जाते हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर निकालना होता है। 324 है, 54 और 6 यहाँ पे आसानी से मिला जा सकता है अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करेंगे। इसके बाद एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम आती है, और टाइम डिस्टेंस स्पीड वाली प्रॉब्लम आती है, फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। वो सारी प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में मैंने सॉल्व करा रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे बस मैंने आपको हिट किया है ताकि हल्का सा रिवीजन हो जाए। अब आप वापस से जाएंगे और ये कंसेप्ट्स को यूज करते हुए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन यूज करेंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान एज, यानी एज का रेसिप्रोकल, सम डायरेक्ट नहीं, यानी जो भी एज है मान लो 5 है तो 5 का सम नहीं, 1/5 का सम। तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो रहमान की जो भी एज अभी है, मान लेते प्रेजेंट एज 0 है, तो 3 साल बाद पहले कितनी रही होगी x-3, और 5 साल बाद कितनी होगी x+5। तो ये जो सम है, यानी ये जो एज है, इनके रेसिप्रोकल का सम 1/x-3 प्लस 1/x+5, ये आपका 1/3 है। तो ये स्टेटमेंट बन गया, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ चीजें, कुछ क्रिटिकलिटी को हिट करना होता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे देखो x+5 और x-3 मल्टीप्लाइड हुआ, एंड देन वी हैव टेकन द एलसीएम, x और x 2x हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, एंड वी हैव मल्टीप्लाइड इट क्रॉस, एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड इट। और देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, x² - 4x - 21, और 7 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से आपको पूरा चैप्टर में यही चीज नजर आएगी और आप अच्छे से इसको सॉल्व, क्रिटिकलिटी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम इसको नटशेल में इस चैप्टर को वापस से देखें तो पूरे चैप्टर में अगर हम इस पूरे चैप्टर को डिवाइड करें तो पहला पार्ट आता है कि क्वाड्रेटिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए x² का होना अति आवश्यक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम एक चीज को डिस्कवर करते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d/2a। तो यहाँ पे जो d है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसके ऊपर तीसरी कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं कि सर d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो इससे इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, d 0 हो जाए तो इक्वल रूट्स आते हैं, और d अगर लेस देन 0 हो जाए तो नो रियल रूट्स आते हैं, यानी रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस पे जो 2 कैटेगरी क्वेश्चन बनते थे कि हमें पता लगाना होता था कि क्या इक्वल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। एक तो ये पता लगाना होता था, और एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि रियल रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां से वर्ड प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस होते हैं, वो होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी एज रिलेटेड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, उसके कंसेप्ट मैंने आपको क्लियरली हिट कर दिया था। अब एक बार इस चैप्टर को हल्के से अपने दिमाग में थॉरोली रिवाइज कर लीजिए एंड गो बैक टू योर असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व इट, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। सॉल्यूशन हो जाना एक अलग बात होता है, लेकिन उसको ट्राई करके कोशिश करना कि कैसे कैसे आपने जो चैप्टर को समझा था वो अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, वो बिल्कुल अलग चीज है। बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, आपके लिए चैप्टर आप रिवाइज हो चुका है और आप अब इस लायक बने हुए हो कि आप क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो। हम आपका ये काका वापस से किसी नए वीडियो के साथ वापस से एक बार फिर रिवीजन के लिए आपके पास हाजिर होगा। तब तक के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।